गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड की बायोलॉजी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि मेरे भाइयों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ये केवल 12th बायोलॉजी वालों के लिए जरूरी है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हम 12th बोर्ड का अध्याय नंबर 40वां पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग, मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग, तो देखो रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं, तो मतलब आते ही हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, और बच्चों रोगों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है, अगर हम कोई एग्जाम दे भी नहीं रहे हैं ना, तो भी हमें रोगों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। और अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको रोगों के बारे में पता होना चाहिए। जब आप रोगों के बारे में पता कर लोगे तो आपको इनसे बचाव का उपाय भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं प्रोटोजोआ क्या होते हैं। देखो इस दुनिया में जितने भी एनिमल है ना, जितने भी एनिमल है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गधेड़ा हो, चाहे वो कुकरा हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो सांड हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मगरमच्छ हो, सभी को है ना 11 ग्रुप में रख दिया। कितने ग्रुप्स में रख दिया? 11 समूहों में रख दिया। ठीक है, 11 समूहों में रख दिया। अब ऐसा माना जाता है कि सबसे सिंपल प्रकार के जीव इस दुनिया में पहले आए थे, फिर सिंपल जीवों से धीरे 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 जटिल जीव बने। आ रही है बात आपको समझ में? जटिल जीव बने कि सबसे पहले सिंपल जीव आए थे, फिर उससे थोड़े जटिल, फिर सबसे एंड में जटिल जीव। जटिल जीवों का विकास किससे हुआ है? सरल जीवों से हुआ है। सरल जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, और जटिल जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उन्हें 11 समूहों में रख दिया, या 11 फाइलम कह सकते हैं, या हिंदी में संघ कह सकते हैं। 11 संघों में रख दिया। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो संघ है वो सबसे सिंपल एनिमल्स का होता है, और जो सबसे लास्ट वाला जो होता है ना बच्चों, वो सबसे जटिल एनिमल्स का होता है। हमें कोर्डेटा में रखा गया है। किस में रखा गया है? हमें 11वें नंबर के ग्रुप में, या 11वें नंबर के संघ में, या 11वें नंबर के फाइलम में रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो पहला नंबर का प्रोटोजोआ जो फाइलम है ना बच्चों, ये सबसे सिंपल प्रकार के, सबसे सिंपल, सबसे सरल प्रकार के यूनिसेलुलर प्रो यूकेरियोटिक जीवों को, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है? प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर रखा गया है। किस में रखा गया है? प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर रखा गया है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को। एक कोशिकीय तो सभी को पता होता है, जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, लेकिन अब ये यूकेरियोटिक कहाँ ही हुआ है, इन्हें भी तो समझना पड़ेगा। तो इधर आप देखो ध्यानपूर्वक, तो यूकेरियोटिक क्या होता है? देखिए देखिए आप ध्यानपूर्वक देखो, जीव है ना 2 प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव वह होते हैं जिनकी सेल में जो केंद्रक होता है ना, उस केंद्रक के चारों तरफ अगर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो समझ जाना वो जीव क्या है? प्रोकैरियोटिक है। जैसे बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है ना, उसमें कभी भी केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। आप देखो ये केंद्रक में से देखो धागेनुमा संरचना है, देखो नग्न ही है, चारों तरफ कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही है, तो ये प्रोकैरियोटिक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, अब इधर देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, इधर आप देखिए, यह एक यूकेरियोटिक कोशिका है या यूकेरियोटिक जीव है, क्योंकि इसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। तो ठीक है, तो प्रोटोजोवन जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा था, कि संक्रामक जो रोग होते हैं ना वो 2 प्रकार के, मतलब जो रोग होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। जैसे कोरोना, अगर स्वस्थ व्यक्ति किसी कोरोना के पेशेंट से मिलने जाएंगे तो स्वस्थ व्यक्तियों को भी कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो कोरोना क्या है? एक संक्रामक रोग है। लेकिन कुछ रोग होते हैं असंक्रामक। अंकल को अटैक आ गया, भाग रहे हैं हॉस्पिटल मिलने, तो क्या जो मिलने जा रहे हैं अंकल से, उन मिलने वालों को भी अटैक आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अटैक आना एक असंक्रामक रोग है। आ रही बात आपको समझ में? डायबिटीज है किसी को, ये भी असंक्रामक रोग है। अंकल जी को, रमेश अंकल जी को डायबिटीज है। ठीक है,
अब छोटू शर्मा उनसे मिलने गया, नमस्ते अंकल जी कैसे हैं आप, हाथ मिला के आया, ढोक दे के आया, उनके साथ खाना खा के आया। तो क्या छोटू शर्मा को भी क्या हो जाएगा, क्या है भैया डायबिटीज हो जाएगा क्या? नहीं, डायबिटीज तो असंक्रामक रोग है भैया। तो संक्रामक रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, लेकिन जो असंक्रामक होते हैं वो कभी भी रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो जो संक्रामक रोग होते हैं, फिर हमने पढ़ा जीवाणुओं द्वारा होते हैं, तो हमने जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा विषाणु मतलब वायरस द्वारा भी होते हैं, तो हमने वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। देखिए ध्यानपूर्वक, बिल्कुल सरल है। देखिए कहीं मैंने ये बिल्कुल तैयार किया है आपके लिए शॉर्ट में, ठीक है, बिल्कुल इजी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, मलेरिया, यह रोग प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रमुख है। ठीक है, तो ये रोग तो होता है प्लाज्मोडियम द्वारा, लेकिन यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। आ रही है बात आपको समझ में? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इस रोग को फैलाया जाता है। देखो यह रोग होता किसके द्वारा है? यह रोग होता तो प्लाज्मोडियम द्वारा है, लेकिन यह रोग फैलाया किसके द्वारा जाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, यह रोग प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रमुख है। ज़्यादातर जो लोग मलेरिया से ग्रसित है ना, उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स परजीवी ही पाया जाता है। और इस रोग को फैलाता कौन है? इस रोग को मच्छर फैलाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा यह फैलता है। कैसे फैलता है? माना कि राजेश को मलेरिया है, ठीक है, अब राजेश को मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटेगी ना, तो राजेश का खून चूस लेगी, और राजेश के रक्त में जो परजीवी मिले हुए हैं प्लाज्मोडियम के, उनको भी वो रक्त के साथ में चूस कर ले जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? मच्छर जब राजेश को तो काट ही लिया, अब वही मच्छर जब रमेश को काटेगा, तो रमेश के रक्त में प्लाज्मोडियम के परजीवियों को छोड़ देगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? राजेश से ये रोग रमेश में भी आ जाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? तो अपन क्या कह सकते हैं कि मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य हो तो किसकी वजह से रहा है? प्लाज्मोडियम द्वारा हो रहा है, लेकिन फैला कौन रहा है रोग को? मादा एनाफिलीज मच्छर रहा है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आगे क्या होता है? मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करता है। मलेरिया का जो परजीवी है ना बच्चों, वो कभी भी वातावरण में यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, वो हमेशा 2 ही जगह मिलेगा, या तो वो मिलेगा मच्छर के अंदर या वो मिलेगा मानव के अंदर। तो जो ये व्यक्ति होता है ना, ये अपना जीवन मतलब जो ये प्लाज्मोडियम होता है ना, ये अपना जीवन है ना 2 जीवों में जीता हमेशा। पहला जीव होता है मनुष्य, और बाकी का जीव होता है मच्छर। या तो ये मच्छर में मिल जाएगा या मानव में मिल जाएगा, या मच्छर में मिल जाएगा या मानव में मिल जाएगा। मतलब कि मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम अपना जो पूरा जीवन है ना, वो हमेशा कितने परपोषियों में गुजारता है? 2 परपोषियों में गुजारता है। तो वापिस देख लेते हैं अपन कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रमुख है। यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से होता क्या है? ये प्लाज्मोडियम एक मानव से दूसरे मानव में पहुंच जाता है। ठीक है, अब मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करता है। मच्छर हो गया पहला परपोषी, और दूसरा कौन सा हो गया? मानव हो गया। देखिए अब हम क्या देखेंगे? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में देखेंगे, और प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को देखने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम को देखेंगे। देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब माना कि देखिए ये क्या है? ये जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है, ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है, माना कि यह रमेश का हाथ है, और रमेश को भैया मलेरिया है, रमेश को मलेरिया है। अब देखो ये मादा एनाफिलीज मच्छर आया और रमेश को काट गया। रमेश को क्या हो गया? काट गया। आ रही है बात आपको समझ में? जब रमेश को ये मच्छर काटेगा, तो जो रमेश जो बीमार है ना, रमेश तो क्या है? बीमार है। तो क्या करेगा बच्चों? जब ये मच्छर रमेश का खून पिएगा ना, चूसेगा, तो उस दौरान रमेश के रक्त में जो मलेरिया के जो वो है प्लाज्मोडियम फैलाने वाले, मतलब जो मलेरिया फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम है ना, उस प्लाज्मोडियम के क्या पाए जा रहे हैं? युग्मक जनक पाए जा रहे हैं। अभी बताऊंगा क्या होता है सब कुछ, आप देखो तो सही पूरा। तो इधर आप देखिए, जो राजेश है ना, राजेश को काट
काट लिया मच्छर ने और राजेश बीमार है, ठीक है। अब जब वो मच्छर राजेश का खून चूसेगा तो उसके साथ में क्या ले जाएगा, राजेश के शरीर में जो प्लाज्मोडियम के जो युग्मक जनक है उनको भी अपने साथ में ले जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो बच्चों, अब अपन क्या कह देते हैं कि जो ये युग्मक जनक है ना, ये मच्छर के अंदर आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं, मेरी ये पेन की जो नोक है ना, इस पर नजर रखिए बस आप, पेन की नोक पर। तो अब क्या हो चुके हैं बच्चों, जब राजेश को मच्छर ने काटा तो राजेश के रक्त में से जो प्लाज्मोडियम के जो युग्मक जनक है वो मच्छर की लार में आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं, मच्छर की लार में आ चुके हैं। अब बच्चों क्या होगा, ये जो युग्मक जनक है ना, ये मच्छर के कहां पहुंच जाएंगे, अमाशय में पहुंच जाएंगे। और जो ये युग्मक जनक होते हैं ना, ये दो प्रकार के युग्मक बना लेते हैं अमाशय में जाके, नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर दोनों युग्मकों के बीच में निषेचन हो जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, यहां पर बन जाते हैं जीवाणुज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जीवाणुज बन जाते हैं। और फिर क्या होता है बच्चों, ये जीवाणुज वापस कहां आ जाते हैं, अमाशय से मच्छर की लार में आ जाते हैं। कहां जाते हैं, मच्छर की लार में आ जाते हैं। फिर अब जब ये मच्छर उड़ता हुआ रमेश को काट रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति को काट रहा है, तो अपनी लार के साथ में उसका खून तो चूस लेता है, लेकिन अपनी लार की कुछ मात्रा रमेश के रक्त में छोड़ देगा और ये जीवाणुज भी रक्त में छोड़ देगा। फिर क्या होगा बच्चों, जो ये जीवाणुज है ना, ये जीवाणुज है, ये रमेश के रक्त से डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, उसके यकृत में पहुंच जाएंगे, उसके लीवर में पहुंच जाएंगे और ये जीवाणुज घुस जाएंगे लीवर की कोशिकाओं के अंदर और लीवर की कोशिकाओं को ये खाने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, लीवर की कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव है ना, उससे अपना पोषण प्राप्त करने लग जाएंगे। फलस्वरूप क्या होगा, वो जनन करके अपनी संख्या बढ़ा देगा। फलस्वरूप क्या होगा, जो ये जीवाणुज है ये यकृत से पोषण प्राप्त कर करके अलैंगिक जनन कर करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 10, 15, 50 हो जाएंगे और यकृत कोशिकाओं को फोड़ फोड़ कर बाहर आ जाएंगे, मतलब कि यकृत को क्षतिग्रस्त कर देंगे। फिर क्या होगा बच्चों, फिर जो ये क्या होता है, फिर जो ये जीवाणुज होते हैं ना, क्या होते हैं, फिर ये जो ये जीवाणुज होते हैं, फिर ये कहां आ जाएंगे, यकृत की कोशिकाओं से निकल कर मानव की लाल रुधिर कणिकाओं में आ जाएंगे। कहां जाएंगे जीवाणुज, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं में आ जाएंगे और लाल रुधिर कणिकाओं में भी वही करेंगे ये कि लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर घुस कर लाल रुधिर कणिकाओं के साइटोप्लाज्म को खा कर, उसके कोशिका द्रव को खा कर वापस अलैंगिक जनन कर करके क्या बना लेंगे, अपनी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपनी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, जब आरबीसी में ये आरबीसी को खा कर, आरबीसी के साइटोप्लाज्म को ये अवशोषित कर कर या खा कर जब अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं ना बच्चों, तो व्यक्ति के रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी की कमी के कारण व्यक्ति को ठंड लगने लग जाती है और बहुत तेज बुखार आने लग जाता है। आ रही है बात आपको समझ में। फिर क्या होता है बच्चों, उसके पश्चात जो ये जीवाणुजन है ना, ये युग्मक जनक में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ये लाल रुधिर कणिकाओं में जो ये पोषण प्राप्त कर करके अलैंगिक जनन करते ये किस में बदल जाते हैं, युग्मक जनक में बदल जाते हैं। फिर वापस वही प्रक्रिया होती है, फिर वापस कोई मच्छर आता है, वो रमेश को काटता है, युग्मक जनकों को अपने साथ में ले जाता है। ये युग्मक जनक कहाँ पहुँच जाते हैं, मच्छर की यकृत में पहुंच जाते हैं। यकृत में जाकर इन युग्मक जनकों से क्या बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु के बीच में निषेचन की क्रिया होती है, जीवाणुजन बनते हैं। ये जीवाणुजन मच्छर की लार में पहुंच जाते हैं। फिर ये मच्छर वापस उड़ता हुआ किसके पास चल जाता है, माना कि राम के पास चल जाता है। फिर राम को काटता है तो राम के रक्त में जीवाणुजन को छोड़ देता है। ये जीवाणुजन राम के यकृत की कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। यकृत की कोशिकाओं के कोशिका द्रव को खा कर अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। फिर यकृत की कोशिकाओं से निकलकर राम की आरबीसी में पहुंच जाएंगे। आरबीसी के भी कोशिका द्रव को खा कर अलैंगिक जनन करेंगे और अलैंगिक जनन करते करते ही ये क्या बना लेंगे, युग्मक जनक बना लेंगे। ठीक है, अब राम के रक्त में भी बहुत सारे युग्मक जनक ही और युग्मक जनक हो गए और आरबीसी की संख्या हो गई कम, तो राम को भी वही बुखार आ जाएगा, ठंड लगने लग जाएगी, बहुत हालत पतली हो जाएगी, खस्ता हो जाएगी, उसकी जाड़ा लगेगा, कपकपी होगी, सर्दी छूटेगी, बेचारे की मरने जैसी हालत हो जाएगी। फिर वापस मच्छर आएगा, राम को काटेगा, फिर वो टीना को काट लेगा। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, मलेरिया का जो परजीवी है वो राजेश से रमेश में, रमेश से राम में, राम से टीना में,
इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो मलेरिया का जो परजीवी है वो अपना जीवन काल मानव में भी पूरा कर रहा है, आधा जीवन तो मानव में पूरा कर रहा है अपना, और आधा जीवन मलेरिया के अंदर कर रहा है। आ रही है बात आपको समझ में? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसा कर सकते, अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब आगे हम देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होता है जब मलेरिया रोग हो जाता है। तो मलेरिया रोग का लक्षण क्या होता है? लक्षण, रोग होने पर सिर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, हालत खराब हो जाती है। बच्चों ये छोटा मोटा बुखार नहीं होता है कि वो सर दुख गया, डिस्प्रिन ले ली, दूध पी के सो गए, ठीक, ऐसा नहीं है, हालत खस्ता हो जाती है भैया। तो रोग होने पर सिर में दर्द प्रारंभ हो जाता है, रोगी का जी जो होता है ना वो मचलाने लग जाता है, मतलब घबराने लग जाता है, उल्टी जैसा जी होने लग जाता है, ठीक है, उल्टियां होने लगती है, सर्दी लगकर तेज बुखार चढ़ जाता है और कप कपाने लग जाता है आदमी, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। आ रही है बात आपको समझ में? अब रोग से बचाव व उपचार कैसे करेंगे हम? रोग से बचने के लिए मलेरिया फैलने के मौसम में प्रतिदिन 300 मिलीग्राम कुनेन खाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे मलेरिया नहीं फैलता है। पानी को उबालकर पीना चाहिए, ताकि उबाल कर पीना चाहिए। फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों क्या होता यह है कि फल सब्जियों के ऊपर भी मच्छर के लार्वा और ये प्लाज्मोडियम आदि मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। घर के आसपास अथवा घर में ठहरे हुए जल का निकास कर देना चाहिए। घर के आसपास गड्ढों में पानी पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, मच्छर उसमें अपने अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा उत्पन्न होते हैं, मच्छर ही मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए? आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और घरों में भी नहीं होने देना चाहिए, ठीक है ना। मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए एवं मच्छरों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी एक केमिकल है, एक रासायनिक पदार्थ है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मार देता है। गैमेक्सिन भी एक कीटनाशक है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। जो आसपास का जो नाली है या जो कहीं पे पानी पड़ा हुआ है ना, जो पानी सड़ रहा है कहीं पे गड्ढों में, तो उस पानी के अंदर थोड़ा मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है, जो मच्छर के लार्वा होते हैं ना वो डूब जाते हैं पानी में तेल की वजह से, ठीक है, और सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी उपाय है जो करके हम मलेरिया से बच सकते हैं। और आजकल मार्केट में तरह तरह की इसके लिए दवाई भी आवश्यक है। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मलेरिया होने के बाद डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मलेरिया के बारे में समझ में आया होगा। देखो, दो बात आप दिमाग में फिट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, मलेरिया होता प्लाज्मोडियम द्वारा है, लेकिन मलेरिया को फैलाता है एनाफ्लीज मच्छर है, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।